हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC04 के ग्रामर के क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग अननेसेसरी चेंजेस। तो आपको इस सेंटेंस में करेक्शन करना है। द सर्फेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर स्मूथ। तो जब भी करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आता है तो सबसे पहले आप ये देख लो कि जो वर्ब्स है उसका यूसेज सही है कि नहीं। अगर एक ही सेंटेंस में दो वर्ब्स दिख रहे हैं तो दोनों वर्ब्स का यूसेज देख लो वो सही है कि नहीं। फर्स्ट काम यही करना चाहिए सभी को। तो इसमें एक ही वर्ब है, अब इसका यूसेज सही है कि नहीं वो हम देख लें। ये वर्ब है तो ऑब्वियसली इसके पहले जो भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। जब सब्जेक्ट आपका एक ही शब्द का रहता है तो आपको दिक्कत नहीं होती है सब्जेक्ट को पहचानने में। ही सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। रूल तो आपको पता ही होगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होता है, जब सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो वर्ब प्रेजेंट होता है, जब सब्जेक्ट पास्ट होता है तो वर्ब पास्ट होता है। वेरी सिंपल। अब देखिए ये वाला सेंटेंस, ही हैज पास्ड हिज एग्जाम इन 2010। अब इसमें आपके दो वर्ब्स हैं तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट वर्ब जो होगा उसी को आप एडजस्ट करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड वर्ब को नहीं करोगे क्योंकि सेकंड वर्ब को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही हैज पास्ड कर दो, ही हैड पास्ड कर दो, आप कुछ हैव लिख दो, ही हैव पास्ड, तो पास्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो आप जो एडजस्ट करोगे सब्जेक्ट वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट वर्ब को करोगे। तो जब मैं बोल रही हूँ सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्रेजेंट, वर्ब प्रेजेंट, सब्जेक्ट पास, वर्ब पास, तो मैं कौन से वर्ब की बात कर रही हूँ? मैं फर्स्ट वर्ब की बात कर रही हूँ। फर्स्ट वर्ब। ओके, इसमें फर्स्ट वर्ब क्या है? हैज है। फाइन। तो अब देखिए नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम एडजस्ट करें तो सब्जेक्ट सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानोगे? जिस वर्ब में लास्ट में एस आएगा वो सिंगुलर है। इज, वॉज, हैज, डज, तो ये सब में लास्ट में एस आ रहा है तो ये वर्ब सिंगुलर हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा प्ले और एस लगा दिया सिंगुलर, मैंने लिखा राइट, ये प्लूरल है, एस लगा दिया सिंगुलर। तो जिस वर्ब में लास्ट में आपका एस आता है वो वर्ब आपका सिंगुलर होता है। फाइन, ठीक है। तो अब आप देखिए तो नंबर के अकॉर्डिंग ये एडजस्टमेंट सही है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर है, मगर टाइम के अकॉर्डिंग गलत है। रीजन ये है कि ही का टाइम जो है वो पास्ट है। हमें ये वाला क्लू मिल रहा है हमें सेंटेंस में कि ही का टाइम पास्ट है, 2010 बीत चुका है, अभी 2020 चल रहा है, तो ऑब्वियसली ही हैज पास्ट नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि मैम फिर हैज की जगह हमें हैड लिखना चाहिए। ओके, हैड कर देना चाहिए। ठीक है, हैड कर देंगे तो पास्ट हो जाएगा, मगर फिर एक और टेंस का रूल है कि जब भी टाइम वाला कोई भी आपको वर्ड दिखता है, पास्ट टाइम वाला वर्ड, जैसे 2010 लास्ट मंथ, तब आपका सिंपल पास्ट में स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें होगा ही पास्ड हिज एग्जाम, यानी आपका हैज, हैड, ये कुछ भी नहीं लगेगा। तो अब देखिए सब्जेक्ट का टाइम पास्ट 2010 और वर्ब भी पास्ट है, ही पास्ड हिज एग्जाम इन 2010। फाइन। तो हम इस क्वेश्चन पे थे तो इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है तो ऑब्वियसली वर्ब के पहले जो भी आएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो द सर्फेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर स्मूथ, तो ये आपका सब्जेक्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें सब्जेक्ट पहचानने में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। जैसे सब्जेक्ट एक ही शब्द का होता है तब तो हम आराम से पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट है, मगर जब सब्जेक्ट में इतने सारे शब्द होते हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है कि अब हम किसको सब्जेक्ट माने। हम द को सब्जेक्ट माने, हम सरफेस को सब्जेक्ट माने, हम ऑफ को सब्जेक्ट माने, हम दीज को सब्जेक्ट माने, हम प्रोडक्ट्स को सब्जेक्ट माने। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज आप ध्यान रखोगे, सब्जेक्ट सिर्फ आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप सोचोगे आर्टिकल आपका सब्जेक्ट है तो नहीं हो सकता, अगर आप सोचोगे प्रेपोजिशन आपका सब्जेक्ट हो सकता है तो भी नहीं। प्रेपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट में आ सकते हैं, मगर
इतने शब्दों की भीड़ में, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ड्स ही है, तो इतने शब्दों की भीड़ में आपका जो असली सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन और या तो प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो प्रेपोजिशन ये सब्जेक्ट नहीं है, द आर्टिकल ये सब्जेक्ट नहीं है, दीज एडजेक्टिव है ये सब्जेक्ट नहीं है। तो आपके पास बचा नाउन, सरफेस और प्रोडक्ट्स, यही दो सब्जेक्ट हो सकता है, इसके अलावा नहीं। इसलिए नाउन और प्रोनाउन सिर्फ ये सब्जेक्ट होता है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही सिंगुलर प्लूरल होता है, इसीलिए हम कहते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल। नाउन है टीचर, इसको प्लूरल कर दो टीचर्स, प्रोनाउन है ही, इसको प्लूरल कर दो दे। तो आपका नाउन एंड प्रोनाउन ही प्लूरल सिंगुलर हो सकता है। आपका कभी भी एडवर्ब सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता। स्लोली एडवर्ब है तो स्लोलीज कर दो। कंजंक्शन सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, एंड का एंड्स कर दो, बट्स बिकॉजेज नहीं। ओके, आर्टिकल भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। प्रेपोजिशन ऑफ सिंगुलर है, इन प्लूरल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही आपका सिंगुलर या प्लूरल होगा। ओके, अब इसमें असली सब्जेक्ट कौन सा है, तो एक मैं शॉर्ट ट्रिक दे रही हूं पहचानने का, वो ये है, यदि आपको सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन दिख जाता है, कभी कभी आपको एक प्रेपोजिशन दिखेगा, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, मगर सीएपीएफ में आपको एक या दो से ज्यादा प्रेपोजिशन नहीं दिखेंगे सब्जेक्ट में। ओके, लंबे सेंटेंसेस नहीं होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट प्रेपोजिशन होगा, इसमें तो खैर एक ही प्रेपोजिशन है, मगर यदि आपको दो प्रेपोजिशन दिखता है सब्जेक्ट में, जो फर्स्ट प्रेपोजिशन होगा उसके पहले जो भी शब्द आ जाएगा ना, वो आपका असली सब्जेक्ट होगा। तो इसके पहले क्या आ रहा है, सरफेस, तो सरफेस आपका असली सब्जेक्ट है, प्रोडक्ट्स नहीं है। कोई कोई स्टूडेंट बोलता है मैम प्रोडक्ट्स तो एकदम वर्ब के नजदीक है, नहीं, नजदीक है तो उससे क्या हुआ। अब आप मुझे बताइए, प्रोडक्ट स्मूथ है कि प्रोडक्ट का सरफेस स्मूथ है, क्या स्मूथ है, द सरफेस इज स्मूथ। ओके, इट इज नॉट दैट द प्रोडक्ट इज स्मूथ। ओके, तो प्रोडक्ट्स प्लूरल है तो स्टूडेंट्स को लगता है यार ये तो एकदम सही है, प्रोडक्ट्स प्लूरल है, आर प्लूरल हो गया, मगर असली सब्जेक्ट आपका सरफेस है, और सरफेस की हिंदी होती है सतह, और ये सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो आर की जगह इज जाएगा। नेक्स्ट, गोपी एंड माई सेल्फ विल हैंडल द जॉब। इसमें सिंपल सा फंडा ये है कि जो आपका सेल्फ वाला प्रोनाउन होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, वो कभी आपका सब्जेक्ट में नहीं आ सकता है, और ये सब्जेक्ट में आ रहा है। देखिए ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये फर्स्ट वर्ब है और ये सेकंड वर्ब है, तो इस फर्स्ट वर्ब को ही हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। हालांकि इसमें वो एरर नहीं है, और वैसे भी विल का कोई नंबर नहीं होता, विल का जरूर टाइम होता है, मगर नंबर सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता है। एनीवेज, तो गोपी एंड माई सेल्फ ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट में कभी सेल्फ वाला प्रोनाउन नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, माई सेल्फ सो एंड सो, तो वो गलत है, आई एम सो एंड सो ऐसे बोलेंगे आप लोग, तो माई सेल्फ की जगह आप आई लिखोगे। नेक्स्ट है, डिड यू बाय न्यू इक्विपमेंट्स फॉर योर फैक्ट्री। इसमें एक नाउन का एरर है, वो ये है कि जो इक्विपमेंट्स है वो इसमें एस नहीं लगता है। ओके, कभी भी इक्विपमेंट्स में एस नहीं लगेगा, तो इसमें एरर एस में है, एस हटा दोगे तो एकदम सही हो जाएगा। ऑफ द 6 पॉसिबल लोकेशंस कावेरी इज द बेटर वन। इसमें डिग्री का एरर है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, आप सभी को पता ही होगा। जैसे मैंने लिखा गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड क्या हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट सुपर, इससे ऊंचा कोई नहीं, इससे अच्छा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं, इससे अच्छा कोई नहीं। ओके, तो जो बेस्ट है वो हमेशा, यानी ये सारा कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ओके, तो बेस्ट जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं मोर देन 2, यानी 2 से ज्यादा का जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम बेस्ट यूज करते हैं। तीन स्टूडेंट्स में सबसे अच्छा स्टूडेंट ये है, तो हमने बेस्ट हमें यूज करना चाहिए। ऑफ 3 स्टूडेंट्स ही इज द बेस्ट वन, और जो बेटर होता है वो सिर्फ 2 के बीच में कंपैरिजन होता है। ओके, तो यहां पर ऑफ द 6 पॉसिबल, तो ये 6 है, ऑब्वियसली मोर देन 2 है, तो यहां पर बेटर की जगह क्या होगा, बेस्ट होगा। ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी। अब इसमें प्रेपोजिशन की गलती है, और इसका आप जरूर से वीडियो देखना, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना,
प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें ही आपको एक वीडियो दिखेगा जिसका नाम है ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। उसमें मैंने ये चीज़ बताई हुई है। ऑर्डर अपने साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेता। ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी, जैसे ही ऑर्डर्ड टू मी, वो भी गलत है, ओके, क्योंकि ऑर्डर अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता। ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो ऑर्डर के बाद अगर आपको कोई पर्सन दिखता है तब भी नो प्रेपोजिशन, ऑर्डर के बाद अगर आपको कोई थिंग दिखता है तब भी नो प्रेपोजिशन। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। इट वॉज डिनर टाइम व्हेन ही फिनिश्ड हिज वर्क। रीराइट एज सिंपल सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने वीडियोज़ में, कई वीडियोज़ में बताया है कि तीन, ऐसे तो बहुत तरीके के सेंटेंस होते हैं, मगर इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ, हमारे पास तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। सिंपल सेंटेंस में कभी भी कंजंक्शन नहीं यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, ओके। ही टीचेज इंग्लिश, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन आपका फैन बॉयज होता है, और साथ में पेयर कंजंक्शन जो होता है स्टूडेंट, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, तो ये आपका पेयर कंजंक्शन है, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में आपको फैन बॉयज वाला कंजंक्शन या पेयर कंजंक्शन दिखता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। फैन में एफ फॉर, जिसका मतलब बिकॉज होता है, ए एंड, एन नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट और एस का मतलब सो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बाकी रेस्ट ऑफ द कंजंक्शन, यानी फैन बॉयज और पेयर कंजंक्शन को छोड़ो, बाकी जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं, कंजंक्शन आ रहे हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जैसे बिकॉज है, अनलेस है, ऑल्दो है, क्वेश्चन वर्ड भी कंजंक्शन बनते हैं, जैसे वेयर है, हु है, ओके। तो इसमें इट वॉज डिनर टाइम व्हेन दे फिनिश हिज वर्क, ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कंजंक्शन कौन सा है, व्हेन। अब पूछ रहा है कि इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो आपको ये कंजंक्शन हटाना पड़ेगा, व्हेन, ओके, और हटा के इसको फिर सिंपल सेंटेंस में करना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। इसमें कॉमन सेंस भी यूज़ होगी, और आपकी कितनी अच्छी रीडिंग है उससे भी पता चल जाएगा कि आप सही करोगे कि नहीं। ही फिनिश्ड हिज वर्क एट द डिनर टाइम, ओके। नेक्स्ट है, ऑन द हुक्स वर मोर फिश दैन द अदर्स हैड कॉट ऑल टुगेदर, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये जो सेंटेंस है इसमें कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री ये है मोर, इससे पता चलता है। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री का कीवर्ड दैन है, उससे पता चलता है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो पॉजिटिव डिग्री में आपको चेंज करने के लिए मोर का पॉजिटिव डिग्री मैनी होता है, वो यूज करना है। सबसे पहले जब भी डिग्री चेंज करने के लिए आता है स्टूडेंट, सबसे पहले डिग्री चेंज कर दो। सेंटेंस में मत देखो कि मुझे सेंटेंस चेंज करना है, आप सबसे पहले डिग्री चेंज करो, उसके बाद डिग्री चेंज करने के बाद आप कीवर्ड लगा दो। तो मैंने कीवर्ड लगा दिया एज मैनी एज। अब मोर फिश है तो मैं यहाँ पर मैनी फिश कर दूँ, एज मैनी फिश एज। ऑन द हुक्स है, फिश कहाँ पर है, ऑन द हुक्स, तो मैं ऑन द हुक्स यहाँ पे लगा देती हूँ, देयर वर ऑन द हुक्स, ओके। अब एक और रूल है, जब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री करना पड़ता है, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तब हमें पॉजिटिव, अगर ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्वियसली इसमें नॉट नहीं है, तो फिर हमें इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा, ओके। तो द अदर्स यहाँ से लिया मैंने, द अदर्स। वर्ब क्या है, हैड कॉट, वर्ब नहीं चेंज करोगे, ओके। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स, उसमें आप कभी भी टेंस नहीं चेंज कर सकते हो और मीनिंग भी नहीं चेंज करोगे। तो हैड नॉट कॉट, द अदर्स हैड नॉट कॉट एज मेनी फिश एज देयर वर ऑन द। नेक्स्ट है, आई वॉजंट अ बैड डॉक्टर। इसमें क्वेश्चन टैग बनाना है, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग बहुत ईजी है। क्वेश्चन टैग में आपका सिर्फ 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, फिर होता है प्रोनाउन, और फिर होता है क्वेश्चन मार्क। ऑक्सिलरी वर्ब होता है, कभी भी क्वेश्चन टैग में
मेन वर्ब नहीं होता है। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन होता है, कभी भी नाउन नहीं आता है। तो नाउन जैसे टेबल, चेयर, टॉम, हैरी, ये सब नहीं आता है। ही, शी, ये सारा आता है। और हमेशा क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। अगर आप क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो फिर आपका ये गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, कैपिटल लेटर के मिस्टेक करोगे, तो ये सब ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है जिससे आपके मार्क्स पूरे कट जाएंगे। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको स्टेटमेंट, इसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, यदि आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव में मिलता है, यदि स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव में मिलता है, यानी स्टेटमेंट में यदि नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में आपका नॉट लगेगा, और अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो फिर क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगेगा। ओके, अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगाओगे? जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी वर्ब है वो ही ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। तो स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? वॉज, वही लगा दिया। प्रोनाउन कौन सा लगेगा? जो स्टेटमेंट में प्रोनाउन है या नाउन है वो ही लगेगा। अगर यहाँ पे नाउन होता तो उसका प्रोनाउन हमें यूज करना होता है। जैसे टॉम है तो उसका प्रोनाउन होगा ही। अब इसमें ऑलरेडी प्रोनाउन है तो मैंने प्रोनाउन ले लिया। इसमें नॉट है तो फिर यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। तीसरा कॉम्पोनेंट क्वेश्चन मार्क। I wasn't quite sure of myself, rewrite as affirmative। इसके बहुत सारे रूल्स है स्टूडेंट्स जो मैंने अपने बुक में बहुत डिटेल में बताए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में जो रूल है वो मैं बता रही हूँ। I wasn't quite sure of myself, ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसको पॉजिटिव में करना है, एफर्मेटिव। ओके, तो एफर्मेटिव में करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो नॉट है, मैं नॉट हटाना पड़ेगा। ओके, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, नॉट हटा दिया। ओके, अब क्वाइट श्योर है तो श्योर का फिर आपको ऑपोजिट करना पड़ेगा, डाउटफुल। आई वॉज डाउटफुल ऑफ माई सेल्फ। आई टुक हिम अराउंड विथ मी, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस यानी आपको पता होना चाहिए आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है कि पैसिव वॉइस में। ये पता होने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। हमेशा एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ओके, और जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है वो कभी भी टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब he is kidnapped, सपोज मैंने ये सेंटेंस लिखा, he is kidnapped। अब मुझे पता है टेंस के स्ट्रक्चर में am is और was were के बाद V4 आता है। इसमें क्या आ रहा है? is के बाद V3 आ रहा है, kidnapped, V4 नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये टेंस का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया, तो ये पैसिव वॉइस है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी he is kidnapping, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया he is kidnapping। अब इस के बाद V4 आ रहा है तो ऑब्वियसली टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। अब वैसे ही आई टुक हिम अराउंड विथ मी, ये टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है क्योंकि हम इसको देख कर पता कर सकते हैं कि टेंस क्या है। ये सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट प्लस V2। और अगर आपको टेंस नहीं पता है, टेंस की जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ग्रामर का कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि सारे टॉपिक्स टेंस के बेस पर होते हैं। टेंस फाउंडेशन है एक्चुअली, एक तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फाउंडेशन है और दूसरा टेंस। उसके बिना टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आएंगे, कोई भी टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे। तो ये सिंपल पास्ट है। अब इसको हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है, जब भी आप कन्वर्ट करते हो फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव या पैसिव से एक्टिव, तो कभी भी टेंस का चेंज नहीं करोगे। अगर सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में रहने दोगे, और आप कभी भी सेंटेंस को भी चेंज नहीं करोगे। कहने का मतलब है टाइप्स ऑफ सेंटेंस को चेंज नहीं करोगे। नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव। तीसरी चीज़ है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब फॉर्म थर्ड यूज होता है, हमेशा, और कोई वर्ब ही यूज नहीं हो सकता। चौथी चीज़ है पैसिव वॉइस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में कभी 3D यूज नहीं होता है। 3D का मतलब डू, डज, डिड, ये चीज ध्यान रखना। ओके, और फिर आपको पता है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। ओके, तो जब भी आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो सबसे पहले आप वर्ब को चेंज कर दो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पैसिव में करना है, तो ऑब्वियस सी बात है V3 ही लगेगा। तो टुक का V3 क्या होगा? टेकन।
नेक्स्ट आपको पता है कि हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, और आप टेंस नहीं चेंज कर सकते हो, आप सब्जेक्ट का टाइम नहीं चेंज कर सकते। तो इसमें सब्जेक्ट का टाइम क्या है, पास्ट है, तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी पास्ट यूज करना पड़ेगा, वॉज। ओके, टेक, ये वॉज टेकन हो गया, मैंने वर्ब पूरा कंप्लीट कर दिया। टेकन के बाद अराउंड है, तो मैंने अराउंड लिख दिया। अब ये अराउंड विथ मी को छोड़ दो, इसको बस देखो, आई टुक हिम। ओके, तो हिम आपका ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, ही वॉज टेकन अराउंड विथ मी। ओके, नेक्स्ट है, दे कुड सी फार इन टू द डिस्टेंस, तो इसको एबल टू में चेंज करना है, आई मीन हमें एबल टू यूज करना, बस यही बोला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दे कुड एबल टू सी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कैन और कुड का मतलब होता है एबिलिटी, इसीलिए इसके साथ कभी भी आप एबल या अनेबल यूज नहीं करोगे। बहुत बड़ा एरर है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको एबल टू अगर यूज करना है तो आपको कुड को हटाना पड़ेगा, और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइम है सब्जेक्ट का। इसमें सब्जेक्ट का टाइम क्या है, पास्ट है, कुड से पता चल रहा है, कैन प्रेजेंट कुड पास्ट। तो आप कुड की जगह एक और वर्ब लगाओगे, पास्ट का वर्ब, मैंने आर गलती से प्रेजेंट का लगा दिया है। दे वर एबल टू सी फार इन टू द डिस्टेंस, कुड को हटाया, उसके बदले ए वर्ड लगा दिया बस। और एबल जो है वो वर्ब नहीं है, एबल एडजेक्टिव है, तो दे वर गुड ऐसे लिखते हैं ना, तो दे वर एबल। नेक्स्ट, ही वॉज डिलाइटेड टू सी द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज किंगडम, तो जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। तो हमारे पास एक जीरो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो सिर्फ V1 होता है, एक V4 जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, एक इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होता है 2 + V1। तो ये इन्फिनेटिव है, इसको हमें जीरंड में बदलना है, तो ऑब्वियसली सी का सिंक कर दो, और डिलाइटेड के पहले आपको एट लगाना पड़ेगा प्रेपोजिशन। रीराइट एज इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है। डायरेक्ट स्पीच में आपको हमेशा डबल कोट्स दिखेंगे, दिख रहे हैं आपको, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, और इनडायरेक्ट स्पीच में कभी आपको डबल कोट्स नहीं दिखेंगे, और आपको कंजंक्शन जरूर से दिखेगा, जैसे दैट है, इफ है, वेदर है, क्वेश्चन वर्ड है, सारे कंजंक्शन है। ओके, अब ये जो है मिस्टर पवार सेड, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल कोट्स के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में आप कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस और प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं करोगे, तो मिस्टर पवार सेज नहीं लिखोगे, हैड सेड नहीं। ओके, और सोचोगे मिस्टर पवार को ही कर दे, तो वो भी नहीं कर सकते हो। ओके, और जो डबल कोट्स में है उसका टेंस चेंज होता है। ओके, जैसे ही हैज़ का ही हैड कर दोगे, मगर होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में हुआ तो आप रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी टेंस का बदलाव नहीं करोगे, नो चेंज इन टेंस। ओके, तो यानी यहाँ पर मिस्टर पवार सेज होता तो ही हैज़ गिवन का ही हैज़ गिवन ही रहता, विल बी का विल बी ही रहता। ओके, और या मिस्टर पवार विल से, तब भी आप कोई टेंस का बदलाव नहीं करते। एक और है कि अगर डबल कोट्स में आपको फैक्ट्स दिखता है, ओके, डायमंड कट्स डायमंड, कोटेशन दिखता है, तो फिर आप कोई चेंज नहीं लेकर आते हो। चेंज जो भी टेंस का आता है वो आपका डबल कोट्स के अंदर वाले सेंटेंस में ही आता है, मगर वो भी डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब में। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में हुआ स्टूडेंट्स, तभी आप डबल कोट्स के अंदर का टेंस को चेंज करोगे। तो ये पास्ट में है तो आप डबल कोट्स के अंदर जो भी सेंटेंस है उसका टेंस आप चेंज करोगे, और बहुत इजी है। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विल का वुड, कैन का कुड, ओके, शैल का वुड होगा, शुड नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं। मिस्टर पवार आप शुरू में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर पवार सेड, अब आप देखिए मिस्टर पवार सेड का सेड ही लिखा है, फिर मैंने कंजंक्शन लगा दिया दैट,
आई का ही हो जाएगा, क्योंकि आई यहाँ पर मिस्टर पवार है तो उसको इंडिकेट करने के लिए मैंने ही लिखा। प्रॉमिस प्रेजेंट है तो मैंने प्रॉमिस्ड कर दिया। दैट द फंड्स दैट ही हैज गिवन का हैड गिवन कर दिया। टू इनिशिएट द प्रोसेस विल का वुड कर दिया। बाकी सब कुछ सेम है। ओके और अगर आपको इसको सेड की जगह अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट लिखना, जैसे मिस्टर पवार ने मुझे बोला, तो फिर सेड आप हटा दोगे और लिखोगे मिस्टर पवार टोल्ड मी दैट। पार्किंग विल बी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि नॉट ओनली के बाद अगर नाउन आएगा तो आपका बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आएगा। नॉट ओनली के बाद यदि आर्टिकल आएगा तो बट ऑल्सो के बाद भी आर्टिकल। नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव आएगा तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव। नॉट ओनली के बाद वर्ब आएगा तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब। और ये जो रूल है ये कौन कौन से कंजंक्शन में फॉलो होता है, ये सेम रूल वो बता दूं। नॉट ओनली, बोथ, एंड, बोथ के बाद नाउन तो एंड के बाद भी नाउन। नीदर, नॉर, नीदर के बाद वर्ब तो नॉर के बाद भी वर्ब। और ईदर, और ईदर के बाद एडजेक्टिव तो और के बाद भी एडजेक्टिव। ओके तो इसका सही आंसर जब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखोगे तो आपको देखना पड़ेगा नॉट ओनली के बाद अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी डिफिकल्ट आना चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट एडजेक्टिव है। तो इसका आंसर इस तरह से बनेगा, पार्किंग विल बी नॉट ओनली डिफिकल्ट बट ऑल्सो एक्सपेंसिव। तो नॉट ओनली के बाद डिफिकल्ट एडजेक्टिव, तो बट ऑल्सो के बाद एक्सपेंसिव वो भी एडजेक्टिव। There was a tree on the hill, tree was lonely। तो ट्री के बारे में ऑलरेडी बात हो गई है। जब सेम ट्री के बारे में बात हो रही है कि एक ट्री है हिल पर, अ ट्री, तो एक ट्री है, और उसी ट्री के बारे में फिर से बात हो रही है कि वह ट्री लोनली है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, द ट्री वॉज लोनली। फाइन। तो बेसिकली द यूज होता है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पहले बात कर चुके हैं और फिर उसी सेम चीज़ के बारे में वापस से बात कर रहे हैं, तो फिर आप द यूज करोगे। आई बॉट अ पेन, अ पेन, द पेन वॉज कॉस्टली, तो अ पेन, एक पेन खरीदा, वो ही पेन जो मैंने खरीदा वो कॉस्टली था, द पेन। अभी ये फ्रेजल वर्ब है, मगर मैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर लेती हूँ, फिर हम फ्रेजल वर्ब पे आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, बहुत इजी है। हैड यू टेल, तो हैड जो है उसके साथ V3 आता है, हमेशा याद रखना 3H के इमीडिएटली बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो V3, हैज, हैव, हैड, 3H के इमीडिएटली बाद V3 आएगा। तो टेल का V3 क्या है, टोल्ड। माई न्यू वॉच हैज कॉस्ट मी, हमेशा याद रखना। अब आप बोल सकते हो मुझे कि हैज़ है तो उसके बाद भी तो V3 आना चाहिए, तो कॉस्टेड होना चाहिए, मगर कॉस्ट का V1 कॉस्ट, कॉस्ट का V2 कॉस्ट, कॉस्ट का V3 कॉस्ट। मेरी बुक में जो मेन वर्ब्स के फॉर्म्स दिए हुए हैं उसमें पूरी लिस्ट दी है कि कौन सा ऐसा वर्ब है जिसका V1 V2 V3 सेम होता है। उस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। कास्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, 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 टेलीकास्ट, 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 फोकस, 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 हिट, 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 हर्ट, 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 स्प्रेड, 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 शट, 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 इस तरह से। इंग्लैंड बाय इंडिया इन मुंबई क्रिकेट इन 2006, तो सबसे पहली चीज़ है ये पास्ट का है तो आपको सिंपल पास्ट में यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है बाय इंडिया है तो इससे पता चल जाता है कि पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर होगा डिफीटेड, वॉज डिफीटेड। वॉज से मैंने कर दिया पास्ट में 2006, और सिंस पैसिव वॉइस है तो मुझे V3 लगाना ही पड़ेगा, अभी हमने बात की थी। हैव यू द हाउस ऑन डिस्प्यूटेड लॉट, अब देखिए लॉस्ट ये है लूज, इसको लूज पढ़ोगे, लूज नहीं है, ये लूज है, तो इसका V3 क्या होता है, लॉस्ट। 3H के बाद क्या आएगा, हमेशा V3। द ट्रेन एन आवर अगो, इससे पता चलता है सब्जेक्ट का टाइम पास्ट है, क्लू मिल गया एन आवर अगो, तो लीव का पास्ट क्या होता है, लेफ्ट। ओके अब स्टूडेंट्स ये फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब बता देती हूँ क्या होता है। फ्रेजल वर्ब कॉम्बिनेशन होता है वर्ब, प्रेपोजिशन या एडवर्ब का। ओके जैसे ब्रेक और मैंने अप लिख दिया, तो ब्रेक अप, ब्रेक वर्ब, अप प्रेपोजिशन। तो ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, अप का मतलब ऊपर, मगर जब दोनों मिल जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप का टूटना।
जैसे हमने कह दिया ब्रेक डाउन, तो इसका मतलब होता है किसी गाड़ी का या कोई मशीन का खराब हो जाना। डाउन का मतलब नीचे, ब्रेक का मतलब टूटना, मगर जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। अब स्टूडेंट, सिंस ये वर्ब है, जैसे कैच है, टेक है, तो इनका आप कर सकते हो, फॉर्म बदल सकते हो टेंस के अकॉर्डिंग। टेक का टेकन, टुक, ये सब कर सकते हो। तो मैं आपको इसके सेंटेंसेस दिखा देती हूँ कैसे बनाए गए हैं। अब आप देखिए कैचअप विथ, तो कैचअप विथ का मतलब होता है जो हमसे आगे निकल गए हैं उन लेवल तक पहुंचना, उनके लेवल तक पहुंचना। विल वेस्टर्न इंडस्ट्रीज एवर कैचअप विद द जापानीज इनोवेशन? इसका मतलब होता है कि क्या जापानीज इनोवेशन जितना आगे बढ़ गया है, क्या उन तक पहुंच पाएगा वेस्टर्न इंडस्ट्रीज? टेक इन का मतलब होता है चीट करना। डोंट लाई टू मी, आई एम इजीली टेकन इन, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं इजीली चीट हो जाता हूँ। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना। आई विल टेक आफ्टर माई मदर, इसका मतलब मैं अपने मदर को रिजेंबल करता हूँ। ब्लो अवे का मतलब होता है उड़ा देना, मार देना, किल कर देना। ही ग्रैब्ड द गन एंड ब्लू द पुलिस ऑफिसर अवे। सी थ्रू का मतलब होता है जैसे कोई एक्सक्यूज दे रहा है तो उनके एक्सक्यूज को पहचान लेना, कोई झूठ बोल रहा है तो उनके झूठ को पहचान लेना। तो टीचर कुड सी थ्रू हर स्टूडेंट्स एक्सक्यूज। ओके, इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है मेरे बुक में, तो जिसके पास भी है वो आराम से पढ़ सकते हैं, और साथ में सेंटेंस भी बनाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।